तो हेलो व्यूअर्स, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जासवाल। हम लोग बात कर रहे हैं बाबू प्रहलाद बैच में फिजिक्स की। और फिजिक्स में हमने लेक्चर फर्स्ट लिया था जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आवेश क्या होते हैं और आवेश के गुण क्या हैं, इन सब चीजों पर हमने बात किया था। अगर आप नए व्यूअर्स हैं बाबू, तो आप क्या करिए, पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लेक्चर को पूरा शेड्यूल कर लीजिए कि आपको पूरा जो नहीं देखे हो उसको कंप्लीटली पिछला लेक्चर आप देख लीजिए, ताकि आप ये समझ जाएं कि कैसे आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है और कैसे हम एक एक चीज को कंप्लीट करके एक एक पोर्शन को क्लियरली समझाकर आपको आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कि ताकि आपका जो 2025 जो बोर्ड दें आप, ठीक है, 24-25 का जो आप बोर्ड दें वो बोर्ड क्या हो, बेहतर जाए और साथ ही में आपका जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वो भी आप बेहतर लिख पाओ। ठीक है, तो इसके लिए हम पूरा यहाँ पर इन रणनीतियों के साथ हम काम पर लगे हुए हैं। ठीक है बाबू, तो आप अगर नए हैं और पुराने हैं तो आप अपनी कॉपी लेके बैठ जाइए और कुछ बातों को नोट करिएगा जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। अगर आप अपनी नोटबुक बना रहे हो तो अच्छी बात है, और नहीं बना रहे तो आपको वर्चुअल लर्निंग का जो टेलीग्राम हैंडल है वहां पर आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। पर लेक्चर वहां पर पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हो जा रहा है, आप चाहो तो विजिट करके देख लो बेटा। तो ये सब हम पुराने लेक्चर में पिछले टर्न पे सब पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, ये सारे चीजें जो है आपको क्या मिल जाएगा कि पिछले जो लेक्चर पढ़ाए हैं उन सब चीजों को आप वहां पर देख सकते हैं। क्योंकि आज क्या बात करनी है, पिछले टर्म में हम लोग बात की थी आवेश के बारे में और आवेश की प्रॉपर्टीज देख ली थी, मतलब आवेश के गुण देख लिए थे। अब यहां पर जो बात करनी है हमको कि चालक पर आवेश कैसे उपस्थित होगा, कहां उपस्थित होगा। तो अगर हम हेडिंग डालें मोटा सा तो हम कहेंगे चालक पर आवेश, क्या लिखेंगे, चालक पर आवेश, चालक पर आवेश। जो आज की टॉपिक है वो यहीं से स्टार्ट होती है। और चालक पर आवेश की जब बात करते हैं कि चालक पर आवेश कैसे उपस्थित होते हैं, चार्ज ऑन कंडक्टर, मतलब कि चालक पर आवेश कैसे उपस्थित होते हैं, इस बातों को समझना चाहिए। और इन बातों को समझने के लिए सबसे पहली बात समझिएगा, मान लो कि मेरे पास ये मेरे चश्मे का कवर है, केस है। अगर मैं बात करूं कि इस पे हमको क्या करना है कि आवेश फेंकना है। आवेश के मतलब कि यहां पर हमको कि जो मॉलिक्यूल्स है, कण है, धूल है या कुछ भी है, तो अगर ये बंद केस है पूरा, तो हम कहेंगे कि इसके सतह पर पूरा बिखर जाएगा। सेम लाइक दैट जब हम बात करते हैं कि आवेश की, तो आवेश क्या होता है कि किसी भी आवेश किसी भी पिंड के सतह पर व्यवस्थित होता है। तो अगर हम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे कि आवेश सदैव, क्या लिखो बाबू, कि आवेश सदैव चालक के, आवेश सदैव चालक के, चालक की सतह पर, सतह पर कहां, बाहर, क्या लिखेंगे, बाहर रहता है या स्थित होता है। अगर चालक पर हम बात करें कि आवेश कहां होगा, तो आवेश जो है चालक की सतह पर। जस्ट लाइक दैट कि अगर हम बोले कि यहां पर एक पिंड है मेरे पास, और ये पिंड बेटा एक गोला है, और दूसरा पिंड एक और है, ये भी गोला है एक पिंड, ये भी क्या है, पिंड गोला है। इन दोनों पिंड को हम ये काम कर रहे हैं कि एक पिंड को खोखला बोल रहे हैं और एक पिंड को ठोस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, ठोस। तो हम इसको बोल रहे हैं बाबू कि ये क्या है, ठोस है। क्या है, ये ठोस गोला है। और ये क्या है कि खोखला गोला है। क्या है, खोखला गोला। समझिएगा, ये ठोस गोला और ये खोखला गोला। तो चार्ज ऑन कंडक्टर की बात की जाए कि चालक पर आवेश कहां होगा, तो बेटा जी अगर हम बात करें आवेश की, तो जो आवेश होता है वो क्या होता है, चालक की सतह पर होता है। तो इस प्रकार चाहे वो चालक ठोस हो या
क्या हो, खोखला हो, आवेश कहां होगा, उसके सतह पर होगा। अब यदि अगर हम कहें कि ये आवेश जो है, ये आवेश क्या है कि जो आवेश है, ये आवेश इस पृष्ठ पर एकदम पूर्ण रूप से क्या है, वितरित है। अब सेम वैसे ही हम यहां पर भी बोलेंगे कि खोखला आवेश है, तो इसकी क्या होगा, आवेश इसके बाहर, इसके चारों ओर वितरित होगा, है ना जी। कोई दिक्कत है क्या इसमें, समझ में आ रही बात। ये देखो आवेश क्या हो गया, इसके चारों, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ठोस गोला पर आवेश या खोखले गोले पर आवेश एक समान कहां होगा, जो कि बाहर ही सरफेस पर वितरित होगा। लेकिन इसमें भी एक खास पॉइंट है। अगर हम बात करें कि आवेश की डेंसिटी की, तो अगर हम बात करें कि मान लो कि ये खोखला गोला है और इस खोखला गोला पर जितना आवेश है उतना ही आवेश इस गोले पर फेंक दिया जाए, तो हम कहेंगे बाबू कि देखिए इस गोले का डायमीटर त्रिज्या ये आर था, इस गोले का डायमीटर त्रिज्या ये आर था, इस गोले का डायमीटर त्रिज्या देखो ये आर है। अब देखिएगा हाई दोनों तो सेम है आर आर, लेकिन हाई क्या हो गया, बराबर नहीं है, बढ़ गया, त्रिज्या बढ़ गई। अब अगर हम कहें कि इस पे आवेश यदि हम फेंक रहे हैं, तो ये देखो समान आवेश फेंक रहे हैं, जितना उस पे फेंके हुए हैं उतना ही आवेश यदि इस पे फेंक रहे हैं, तो ये इसका त्रिज्या बढ़ने के वजह से इसकी डेंसिटी में भी फर्क आ गया बेटा जी। तो अगर हम बोले कि अगर आवेश घनत्व जो है, आवेश घनत्व हम कहेंगे कि जो आवेश घनत्व है बाबू, वो आवेश घनत्व इनवर्स प्रोपोर्शनल टू है त्रिज्या की, किसकी, त्रिज्या की। अगर त्रिज्या बढ़ाओगे तो पृष्ठ पर आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इसको समझिएगा कैसे, देखो ये एक मेरा फॉर्मूला होता है और मेरा बहुत प्यारा फॉर्मूला है, ये बहुत कुछ सिखा के जाएगा आपको, देखिएगा। अगर हम कहें कि देखिए यहां पर ये पिंड है और हमने कहा कि चालक पर आवेश कहां होगा, तो हम कहेंगे आवेश सदैव चालक की सतह पर होता है। परंतु अगर हम कहें कि वो खोखला गोला हो या ठोस गोला, दोनों में ही क्या होगा कि आवेश क्या होगा, उनके सतह पर होगा। लेकिन यदि अगर हम कह दें कि त्रिज्या के अनुरूप बात करें बाबू हम, तो अगर हम कहें कि त्रिज्या मान लो कि किसी का त्रिज्या छोटा है और किसी का त्रिज्या ज्यादा है, तो अगर समान रूप से आवेश अगर हम फेंक रहे हैं, तो किस पर आवेश कम और ज्यादा होगा, अर्थात आवेश घनत्व, आवेश की जो डेंसिटी है किस पे कम और किस पे ज्यादा होगा, ये त्रिज्या के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है आवेश घनत्व। तो हमने कहा कि अगर त्रिज्या बढ़ाएंगे बेटा, तो देखो यहां पर आवेश घनत्व क्या हो गया, कम हो गया, इस पर आवेश घनत्व क्या हो गया, कम हो गया। अब इसी के ऊपर देखिएगा कि यहां पर त्रिज्या कम है और यहां पर भी त्रिज्या कम है, तो आवेश घनत्व क्या है, इन दोनों पे ज्यादा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये तो कॉन्सेप्ट हुआ कि चालक पर आवेश। लेकिन अब यहीं पर जब आवेश का वितरण स्टार्ट हो जाता है, तो यहीं से एक टॉपिक स्टार्ट होता है बेटा, उस टॉपिक का नाम है आवेश का वितरण। क्या बोलेंगे कि आवेशों का वितरण। तो हम कहेंगे कि जो यहां पर लिख रहे हैं कि आवेशों का वितरण, ये हेडिंग है, आवेशों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, चार्जेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। हिंदी में क्या बोलेंगे बाबू इसको कि आवेशों का वितरण। क्या बोलेंगे, आवेशों का वितरण। तो देखिए हमारी बात मानना, मेरी बात सुनो, मैं यहां पर समझा रहा हूं, एक एक चीज समझो कि आवेशों का वितरण दो प्रकार से होता है। क्या होता है कि आवेशों का वितरण दो प्रकार से होता है। तो हम लिखेंगे भी यहां पर कि आवेशों का वितरण, क्या लिखेंगे कि आवेशों का वितरण, आवेशों का वितरण दो प्रकार से होता है। समझिएगा, आवेशों का वितरण कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। अगर दो प्रकार से होता है तो कौन कौन वो दो प्रकार होंगे जिनके से हम आवेशों का वितरण करेंगे। तो अगर हम बात करें कि दो ये प्रकार हैं, एक है कि असतत, क्या बोलेंगे, असतत आवेश वितरण। क्या बोलेंगे, असतत आवेश वितरण।
क्या ये बातें दिख रही हैं? बाबू आप लोग कमेंट नहीं करते हो कि क्या आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको चिपक रहा है नहीं दिमाग में। ये सब चीजें बताया तो थोड़ा अच्छा लगता है, जितना मेहनत करते हैं आप लोग के लिए। तो एक फ्री में एक मैसेज करने में, एक चैट लिखने में क्या जाता है, ठीक है? तो एक कमेंट मार दिया करो कि सर अच्छा लगा पढ़ के, समझ में आ गया। थोड़ी सी हमको भी पॉजिटिव फील होगा कि हाँ मैंने पढ़ाया, मेरे बच्चे को समझ में आया। असतत आवेश वितरण, और ये क्या होता है कि सतत आवेश वितरण। और चूंकि ऑफलाइन क्लास होता है ना, तो ऑफलाइन क्लास में हम कमेंटो नहीं लेते हैं कि कोनो ये बताए कि कैसा हम पढ़ा है, ठीक है? लेकिन ऑनलाइन क्लास तो हम पूछेंगे कि बाबू क्या आपको समझ में आया कि नहीं। अब असतत आवेश को बोलते हैं बाबू डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब समझिएगा, डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि जो ऐसा वितरण, क्या बोलेंगे? वितरण का ऐसा प्रकार जिसमें आवेश अलग अलग उपस्थित हो। तो हम लिखेंगे कि वितरण का ऐसा प्रकार, या बोले कि आवेशों का वितरण का ऐसा प्रकार, लिखेंगे यहां पर कि आवेशों के वितरण का वो प्रकार जिसमें आवेश अलग अलग उपस्थित होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि आवेशों का जो वितरण है, वो आवेशों का वितरण कुछ इस प्रकार होता है कि जो आवेश है, एक आवेश Q1 कहीं और है तो Q2 कहीं और हो जाए, Q2 कहीं और है तो Q3 कहीं और हो जाए, Q3 कहीं और है तो Q4 कहीं और हो जाए। अगर ऐसे आवेशों का वितरण हो रहा है, मतलब कि आवेश जो है कंटिन्यूअस नहीं है, क्या है? अलग अलग उपस्थित हैं, तो ऐसे को बोलेंगे कि असतत आवेश वितरण। अब ये असतत आवेश वितरण कैसे होंगे देखना। अगर हम कहें कि यहां पर क्या है? Q1 है, तो यहां कहीं Q2 है, तो यहां कहीं Q3 है, फिर यहां कहीं Q4 है, और यहां कहीं Q5 है। तो देखो सब कहां है? यहां कहीं Q6 है। तो ऐसे आवेशों का वितरण हो जाए कि एक इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर, और आवेश भिन्न भिन्न जगह पहुंच जाए, तो अलग अलग उपस्थित हो आवेश, ऐसे वितरित हो परंतु अलग अलग हो जाए, तो ऐसे क्या बोलेंगे कि असतत आवेश वितरण। दूसरी बात है कि सतत आवेश वितरण, तो हम कहेंगे कि वितरण का वह प्रकार, क्या लिखेंगे बाबू? कि वितरण का वह प्रकार, क्या लिखेंगे? कि इस प्रकार के वितरण में, इस प्रकार के वितरण में आवेश किसी भी वस्तु पर एक समान रूप से स्थित होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के वितरण में आवेश किसी भी वस्तु पर एक समान रूप से वितरित होंगे या स्थित होंगे, तो ऐसे को क्या बोलेंगे बाबू? कि सतत आवेश वितरण। अब रही बात कि जो सतत आवेश वितरण है, ये तीन प्रकार का होता है। तो हम लिखेंगे कि सतत आवेश, सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण तीन प्रकार का होता है, तीन प्रकार से होता है। अब तीन में भी कौन कौन है समझिएगा। तीन में भी कौन कौन है समझिएगा
कि सतत आवेश वितरण, मतलब कि सतत आवेश वितरण कैसा, कि अगर एक आवेश को फेंक रहे हैं, जैसे मान लो कि Q1 को फेंक रहे हैं और उसके जस्ट बाद Q2 फेंक रहे हैं, जैसे Q1 जाके गिर रहा है, जिस लाइन ऑफ लेंथ पर Q1 गिर रहा है उसी के लाइन ऑफ लेंथ पर Q2 गिरे, उसी के पैरेलली अरेंज हो जाए। जैसे आप कहें कि हम आप माला पहनते हो, माला, तो जैसे माला गुहारता है, एक मोती के बाद दूसरा मोती, दूसरा मोती के बाद तीसरा मोती, तीसरा मोती चौथा मोती, ऐसे मोती जो गुहा रहता है, सेम वैसे ही हम कह रहे हैं कि क्या होगा, कि आवेशों का वितरण होगा। एक आवेश जैसे जहां खत्म होंगे वहीं से दूसरा आवेश क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे, और ऐसे आवेश वितरण को क्या बोलते हैं, कि सतत आवेश वितरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, सतत आवेश वितरण, है ना। तो ऐसे को बोलेंगे सतत आवेश वितरण। अब ये सतत आवेश वितरण कितने प्रकार के होंगे, तीन। कितने प्रकार होंगे, तीन। तो पहला यदि हम बात करें तो पहला होता है कि रेखीय, क्या होता है वो, रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण। और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं कि पृष्ठीय आवेश वितरण। और तीसरा क्या होता है, आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। तो ये तीन प्रकार हैं आवेशों के वितरण के, ये तीन प्रकार हैं, और तीनों प्रकार आपको समझते हुए चलना है। तो एक तो हमने बोला बाबू कि यहां पर पहला क्या है कि रेखीय आवेश वितरण, और दूसरा क्या है यहां पर हमने कहा पृष्ठीय आवेश वितरण, और तीसरा क्या है बाबू, यहां पर आयतन आवेश वितरण। कोई दिक्कत नहीं है। तो एक एक चीज करके हम पढ़ने वाले हैं, एक एक चीज यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हेडिंग डालेंगे वो है रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और कहां होता है, तो सीधा तार हो जाए, सीधा तार, या फिर जो है कि आवेशित जो है वृत्त वलय हो जाए, आवेशित चार्ज रिंग, ठीक है, चार्ज सर्कुलर रिंग। तो अगर हम कहें कि जब, यहां पर हम लिख रहे हैं माने कि जब किसी रेखीय तार या जब किसी रेखीय तार या आवेशित वलय, आवेशित वलय, कौन सा वलय, वृत्त वलय, आवेशित वृत्त वलय, आवेशित वृत्त वलय पर आवेश, पर आवेश वितरित किया जाता है, तब आवेश एक समान वितरित होता है। तथा इस प्रक्रिया को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। तथा इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, रेखीय आवेश वितरण। अब रही बात, इसमें हम दो चीज बोले हैं, रेखीय तार या आवेशित वृत्त वलय। देखिएगा, कहा गया कि जब किसी रेखीय तार या आवेशित वृत्त वलय पर आवेश, ठीक है ना, आवेशित
वृत्त वलय पर आवेश वितरित किया जाता है, तब एक एक आवेश एक समय, तब यह आवेश एक समान वितरित हो रहा है, तब यह आवेश, यहां पर एक लाइन जो है कि यहां पर कुछ और लिखना चाहिए था तो हम कुछ और लिख दिए, तब यह आवेश एक समान वितरित होता है तथा इस प्रक्रिया को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। समझिएगा कैसे, जैसे मान लो कि एक रॉड, देखो एक रॉड है, लीनियर एक रॉड, ठीक ना, एक रेखीय तार, अगर इस रेखीय तार पर अगर हम Q आवेश फेंक दें, क्या फेंके, Q आवेश, और Q आवेश फेंक रहे हैं और Q आवेश कैसा है, धनात्मक है, कैसा है बाबू, धनात्मक है। तो अब जैसे ही फेंकेंगे ऐसे करके, जैसे मान लो कि मेरा ये पेन है और इस पेन पर ऐसे करके आवेश फेंक रहे हैं, तो ये आवेश इस लाइन से गिरते हुए अरेंज होने लगेगा, अर्थात कुछ इस प्रकार अरेंज होगा, देखिएगा कुछ इस प्रकार अरेंज होगा। और ये जब अरेंज होगा तो देखेंगे मजेदार चीज समझ में आएगी, ये देखिए ऐसे करके, और देखो एक समान रूप से वितरित हो रहा है, और ये एक समान रूप से वितरित हो रहा है इस पूरे रेखीय पृष्ठ पर, या सॉरी इस रेखीय तार पर एक समान रूप से क्या हो गया, आवेश वितरित हो गया, अर्थात इसको बोलेंगे रेखीय आवेश वितरण। लेकिन यदि अगर हम कहें कि ये चार्ज जो ये जो लंबी चालक जो थी, इस चालक की लंबाई L है, तो इस L पर उपस्थित जो आवेश का घनत्व है, उस घनत्व को अगर हम समझें तो यहां पर जो घनत्व है वो क्या है, लेम्डा। अर्थात ये तो डेफिनेशन समझ में आ गई कि जब किसी रेखीय तार या आवेशित वृत्त वलय पर आवेश वितरित किया जाता है, तब यह आवेश एक समान वितरित होता है, और इस प्रकार की प्रक्रिया या इस प्रक्रिया को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गया। लेकिन यदि अगर हम कहें कि इस पर कितना डेंसिटी है, आवेश की कितनी डेंसिटी है, घनत्व कितनी है, तो इसको लेम्डा से लिखते हैं। लेम्डा बराबर होता है बाबू रेखीय आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। अब रेखीय आवेश घनत्व को हम लिखते हैं लेम्डा, तो लेम्डा बराबर क्या हो जाएगा, लेम्डा बराबर हो जाएगा आवेश बटे उस आवेशित तार की लंबाई। अर्थात जो रेखीय आवेश घनत्व लेम्डा बराबर है, लेम्डा बराबर हो जाएगा Q बाई L। क्या हो जाएगा, Q बाई L। इस प्रकार यदि किसी भी रेखीय तार या आवेशित वृत्त वलय पर रेखीय आवेश घनत्व यदि ज्ञात करेंगे तो हम बोलेंगे लेम्डा बराबर Q बाई L। अब चूंकि समझिएगा हम आवेशित वृत्त वलय की क्यों बात कर रहे हैं, तो कहेंगे तार को मोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आवेशित, या अगर वो आवेश उसमें उपस्थित है तो एक तार मोड़ेंगे तो रिंग हो जाएगा वृत्त वलय। तो ऐसे ही कह रहा है कि एक अगर तार पर आवेश स्थित हो जाता है उसका मोड़ दीजिए, तो मोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, एक रिंग, और वहां पर क्या बोलेंगे, वृत्त वलय। अब इस प्रकार यहां पर देख रहे हैं कि लेम्डा बराबर क्या हो गया, रेखीय आवेश घनत्व। अब लेम्डा बराबर रेखीय आवेश घनत्व हो गया तो यहां से रेखीय आवेश घनत्व का, इस रेखीय आवेश घनत्व का हम मात्रक भी निकाल लेंगे, और इसका मात्रक की अगर बात की जाए तो इसका मात्रक हो जाएगा बाबू Q बाई L है, तो क्या लिखेंगे, मात्रक रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक होगा Q बाई L है, तो कुलाम बटे क्या हो जाएगा, लंबाई का मीटर, कुलाम बटे मीटर। ठीक है, कुलाम बटे मीटर। अब यहां पर देखिएगा, अब जब मात्रक लिख लिए हैं तो एक और चीज लिख सकते हैं, और वो चीज है बीमा। क्या है, बीमा। जब बीमा की बात की जाती है तो कुलाम जो है, कुलाम को लिखते हैं AT। क्या लिखते हैं, AT। और
जब 80 की बात आती है तो इस 80 को जब लिखते हैं बीमा तो बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ये क्लास 11th की बातें हैं, ठीक है बाबू। अब यहां पर जब 80 लिख देंगे तो 80 लिखने के बाद ये मीटर है तो मीटर की लंबाई L लिख देंगे, है ना, और बड़ा ब्रैकेट बंद। हमने कहा कि इसको बीमा को व्यवस्थित कर लो, तो व्यवस्थित करोगे तो L ऊपर चला जाएगा और नीचे प्लस है तो ऊपर क्या हो जाएगा माइनस, और AT तो इसको पढ़ोगे बाबू तो क्या पढ़ोगे लात, क्या पढ़ोगे LAT लात, कैसा लात पर L पर माइनस, ठीक है, -1। तो इस प्रकार अगर आपसे कोई पूछ देगा कि रेखीय आवेश वितरण बताइए, तो रेखीय आवेश वितरण के लिए बोलिएगा उदाहरण के रूप में हमने लिख भी दिया है कि रेखीय तार और आवेशित वृत्त वलय पर आवेश वितरित किया जाए तब यह आवेश एक समान से वितरित हो जाएगा, और इस प्रक्रिया को रेखीय आवेश वितरण कहेंगे। और रेखीय आवेश वितरण में जो आवेश इकट्ठा हो रहे हैं तो वैसे को बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व, और रेखीय आवेश घनत्व को दर्शाते हैं लेमडा से, और लेमडा बराबर हो जाएगा उस रेखीय आवेश पर रेखीय जो तार है उस पर उपस्थित आवेश Q बाई L, उस तार की पूरी लंबाई, है ना। और यहां पर निकल के आ जाएगा लेमडा इज इक्वल टू Q बाई L, और मात्रक हो जाएगा कूलाम बटे मीटर। और यहां पर जब बीमा लिखेंगे तो हो जाएगा लात पड़ गया उल्टा, और लात जब पड़ता है उल्टा तो हो जाएगा L इनवर्स AT, क्या हो जाएगा L इनवर्स AT। कोनो दिक्कत नहीं है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही बात मेरी, एक एक बातें समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कि यहां पर जो पहला था वो है रेखीय आवेश वितरण। अब दूसरा जब बात करेंगे तो दूसरा हो जाएगा क्या है पृष्ठीय आवेश वितरण। तो हम लिखेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। दूसरा क्या है पृष्ठीय आवेश वितरण, ये तो हिंदी में बोलेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण, और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज वितरण, है ना, पृष्ठीय आवेश वितरण। तो जब हम बात करते हैं कि कोई समतल आवेशित चादर, हम लिखेंगे नहीं समझाएंगे कि समतल आवेशित चादर, मान लो कि समतल आवेशित चादर ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए समतल आवेशित चादर। यहां पर हम ले रहे हैं एक समतल, ये देखो एक समतल आवेशित चादर, या हम बोले कि आपकी जो कॉपी की सीट है, जस्ट लाइक दैट, देखो यहां पर देखिए ये जो सीट है, ये सीट है। अब इस सीट पर आवेश को जब फेंकेंगे, ये सीट पर जब आवेश को फेंकेंगे तो आवेश क्या हो जाएगा एक रूप से वितरित हो जाएगा, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा उस पूरे पृष्ठ पर, मतलब उस पूरे पृष्ठ पर। तो ऐसे कंडीशन में बोलेंगे बाबू कि क्या हो जाएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जस्ट लाइक दैट। देखिएगा यहां पर कि अगर हम कह रहे हैं कि यहां पर कुछ बातें तो समझिएगा, हम कह रहे हैं कि यहां पर मान लो कि +Q आवेश फेंका गया इस पृष्ठ के ऊपर, तो जैसे ही फेंकेंगे यहां पर जो +Q होगा इसके सरफेस पे जो आवेश क्या होगा सरफेस पे पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। देखिए एक समान रूप से क्या हो रहा है वितरित हो जा रहा है, अर्थात इस पूरे पृष्ठ पर आवेश का एक समान रूप से वितरित होना कहलाता है पृष्ठीय आवेश वितरण। क्या कहलाता है पृष्ठीय आवेश वितरण। अब ये पृष्ठ है तो इसकी लंबाई होगी चौड़ाई होगी, अर्थात पृष्ठ का क्या होता है कि पृष्ठ का होता है क्षेत्रफल। क्या होता है कि क्षेत्रफल, क्या होता है वो कि क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल को लिखते हैं एरिया से। तो अगर हम आपसे कोई पूछ दे कि ये बताओ कि इस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश घनत्व कितने होंगे,
तो आप बोलोगे कि यहां पर जो पृष्ठ पर उपस्थित आवेश घनत्व है, इस आवेश घनत्व को पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या बोलते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या बोलेंगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व। किससे दिखाएंगे? सिग्मा से। क्या बोलते हैं? सिग्मा। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू होता है कि जो उपस्थित है इस पर आवेश Q कितने पर क्षेत्रफल पर उपस्थित है, तो हम क्षेत्रफल पर उपस्थित है लिखेंगे Q बाई A। कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि मतलब पृष्ठीय आवेश वितरण क्या है, तो आप कहोगे कि समतल आवेशित चादर। ये क्या है? कि समतल आवेशित चादर। सर समतल आवेशित चादर ले लें तो क्या समतल आवेशित चादर पर अगर आवेश फेंकें तो आवेश क्या हो जाएगा? एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि आवेशित गोलीय चालक भी ले लें, या अगर यहां पर बात करें समतल आवेशित चादर, तो इस पर जब आवेश फेंकेंगे तो आवेश एक समान क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा। और इस चादर का क्या होगा? क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल को बेटा दर्शाते हैं ए से। क्या लिखते हैं? ए से। तो इस पर अगर पर्टिकुलर हम कह दें कि इतने पोर्शन में आवेश घनत्व कितना है, तो इस आवेश घनत्व को लिखेंगे बाबू पृष्ठीय आवेश घनत्व। और पृष्ठीय आवेश घनत्व को बाबू लिखते हैं किससे? सिग्मा से। किससे लिखते हैं? सिग्मा से। और पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर हो जाएगा Q बाई ए। अब ऐसे ही अगर हम बात करें कि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q बाई ए जो है, अगर इस पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक देखें, क्या देखें? मात्रक। तो यदि अगर हम मात्रक की बात करें इस पृष्ठीय आवेश घनत्व की, तो हम लिखेंगे यहां पर कि अगर मात्रक की बात की जाए तो मात्रक हो जाएगा कूलाम बटे, अब क्या है? एरिया है, तो एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हम लिखेंगे मात्रक हो जाएगा कूलाम बटे मीटर का स्क्वायर, है ना? मीटर का स्क्वायर। अब ये तो मात्रक हो गया, लेकिन बाबू यहां पर अगर हम कह दें कि बीमा निकालो, तो आप क्या कहोगे? कि बीमा निकालने के लिए कुछ नहीं, बस ये चीज आना चाहिए कि कूलाम को लिखते हैं एटी। कूलाम को क्या लिखते हैं? एटी। और मीटर को क्या लिखते हैं? एल। क्या लिखते हैं? एल। तो एल का स्क्वायर, है ना? अब अरेंज करिए, तो एल का जो स्क्वायर है वो एल का स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो एल की पावर -2 ए और टी। तो जब पृष्ठीय आवेश वितरण होता है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का जो बीमा निकल के आता है उसे बोलते हैं लात। और लात कैसा पड़ा? उल्टा। कैसा? -2 एल की पावर -2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है, तो आप कहोगे कि समतल आवेशित चादर या आवेशित चालक गोला या आवेशित चालक बेलन। तो समतल आवेशित चादर या आवेशित चालक गोला, ठीक है, या आवेशित चालक बेलन। क्या लिखोगे? आवेशित चालक बेलन पर यदि आवेश फेंका जाए तो आवेश क्या हो जाएगा? एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। और इस प्रक्रिया को बोलते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। और पर्टिकुलर जगह पर जो आवेश का घनत्व होगा उसे बोलेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। और इसको लिखेंगे वो सिग्मा से। सिग्मा बराबर Q बाई ए। और Q क्या है? कूलाम आवेश है, ए क्या है? क्षेत्रफल है। इस प्रकार मात्रक और बीमा हम यहां से निकाल लिए। किसी प्रकार की कोई आपत्ति, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब जो है बाबू वो तीसरा है आयतन आवेश वितरण। क्या बोलेंगे? आयतन आवेश वितरण। इंग्लिश में बोलते हैं बाबू वॉल्यूम चार्ज
डिस्ट्रीब्यूशन, आयतन आवेश वितरण, क्या बोलेंगे इसको, आयतन आवेश वितरण। अब रही बात कि आयतन आवेश वितरण क्या है, तो अगर हम कहें कि जब ठोस गोला हो और ठोस गोले पर अगर संपूर्ण आयतन पर, उस ठोस गोले के संपूर्ण आयतन पर आवेश फैला हो, तो वहां पर जो आवेश वितरण होता है उसे क्या बोलेंगे, आयतन आवेश वितरण। तो हम लिखेंगे यहां पर एक लाइन हम लिख देंगे कि वस्तु के संपूर्ण आयतन पर आवेश फैला हो, आवेश एक समान रूप से फैला हो, तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अब आयतन आवेश वितरण किस पर फैला होगा, तो अगर हम बात करें कि सिलेंडर, अब सिलेंड्रिकल जो सरफेस है, उस सिलेंड्रिकल सरफेस पर अगर आवेश को फेंकें तो आवेश उसके तीनों अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में क्या हो जाएगा कि आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। जस्ट लाइक दैट, अगर हम कहें कि एक सिलेंडर बनाया जाए, तो अगर हम कहें कि एक सिलेंड्रिकल सरफेस हम बना रहे हैं, तो सिलेंड्रिकल सरफेस में कि अगर हम बात करें कि यहां पर कि जो सिलेंड्रिकल सरफेस बन रहा है, ठीक है, ये देखो ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस बन रहा है, इस पर आवेश जो होंगे वो पूर्ण रूप से वितरित होगा। आवेश का वितरण इस पर अगर हम बोले कि एक समान रूप से लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो अगर हम बोले कि लंबाई, यहां पर हम बोले कि बेलन है, यहां बोले कि ऐसे कि अगर सिलेंडर है, तो सिलेंडर में क्या होगा कि लंबाई होगी और चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी। अगर ये तीन चीज हो रहा है तो ये क्या बोलेंगे, आयतन बोलेंगे। तो अगर ये आयतन पर, अगर हम बोले संपूर्ण आयतन पर अगर आवेश फैला हो एक समान रूप से, तो उसको बोलेंगे आयतन आवेश वितरण। और अगर आयतन आवेश वितरण है, देखो कि अगर आयतन आवेश वितरण है, तो आयतन आवेश वितरण की जो डेंसिटी है वो कहलाती है बाबू, उसको लिखते हैं रो से। किससे लिखते हैं, रो से। रो को क्या बोलेंगे, आयतन आवेश घनत्व। क्या बोलेंगे, आयतन आवेश घनत्व। अब इस आयतन आवेश घनत्व को लिखते हैं रो इज इक्वल टू क्यू बाई भी। अगर क्यू बड़का है तो हम बड़का लिख लेंगे, तो रो इज इक्वल टू क्यू बाई भी। अब यहां पर हमारे पास फॉर्मूला बन के आता है कि अगर कोई आपसे पूछते कि एक संपूर्ण आयतन पर कोई, मान लो कि कोई पिंड है और उसके संपूर्ण आयतन पर आवेश वितरित है एक समान रूप से, तो वहां पर जो उपस्थित आवेश हैं उन आवेश का घनत्व तो क्या कहलाएगा, तो आप बोलोगे कि उसको लिखेंगे रो से और उसको बोलेंगे आयतन आवेश वितरण। और आयतन आवेश वितरण यहां पर जब लिखेंगे कि Q बाई भी, तो यहीं से इसका आयतन आवेश वितरण की जो है कि मात्रक निकल के आती है। और मात्रक की बात करें तो मात्रक जैसे निकाले हैं सब में, वैसे ही यहां पर भी बात करेंगे मात्रक। और मात्रक बराबर हो जाएगा जब आप लिखेंगे तो Q को क्या लिखेंगे, कुलाम। क्या लिखेंगे, कुलाम। और कुलाम बटे आयतन का क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो जैसे ही यहां पर बात करेंगे कि आयतन आवेश घनत्व का मात्रक, वैसे तुरंत ही यहां पर बात कर लेंगे बीमा। और बीमा हो जाएगा L की पावर -3
80, अर्थात लात पड़ गया उल्टा 3 बार। इसको बोलते हैं बाबू, क्या बोलते हैं? आयतन आवेश वितरण। कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ रही है ना? एक एक चीज समझ में आ रही है? समझ में आ रही है एक एक चीज? ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? आयतन आवेश वितरण। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि आयतन आवेश वितरण कर लिए। अब हमको बात करना है एक, जिसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का क्वांटीकरण। क्या बोलेंगे? आवेशों का क्वांटीकरण। तो हेडिंग डालेंगे बाबू, एक प्यारा सा हेडिंग है, आवेशों का क्वांटीकरण। तो पहले इंग्लिश में हेडिंग डालेंगे या हिंदी में डाल लो कि आवेशों का क्वांटीकरण। अब इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का क्वांटीकरण। कहने का मतलब यह है कि जब भी आवेश स्थानांतरित होता है एक पिंड से दूसरे पिंड पर, तो आवेश का एक छोटी यूनिट एक पृष्ठ से या एक पिंड से दूसरे पिंड पर ट्रांसमिट होता है। एक पिंड से दूसरे पिंड पर ट्रांसमिट होता है। अगर मान लो कि अगर हम कहते हैं ये सोडियम है और ये क्लोरीन है, तो अगर हम कहें कि सोडियम पर हमको आवेशित करना है, तो ये मेटल है, एक इलेक्ट्रॉन आवेशित करने के लिए अर्थात इसको धनावेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। अर्थात जब इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, अर्थात एक छोटे से कोई भी क्वांटा को, या हम बोले कि एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे से दूसरे ऊपर पहुंचाते हैं, तो इसको बोलते हैं वो क्वांटा। क्या बोलते हैं? क्वांटा। क्या बोलते हैं? क्वांटा। और इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्वांटाइजेशन। समझिएगा मेरी बात को। मतलब अगर हम बोले, जैसे मान लो कि मेरा एक मित्र है, ठीक है, और मेरा जो मित्र है वो मेरे से कभी खुदरा पैसा नहीं लेता है। वो जब भी लेता है गड्डी लेता है। गड्डी कहने का मतलब कि जब भी बात करता है 10,000, 5,000, 8,000 की बात करता है। कभी अगर हम कहें कि भाई कभी 200 रुपए मांग लो, कहेगा अरे यार इतने का क्या करेंगे, देना है तो 8,000 दो, 10,000 दो, 15,000 दो। मतलब कहने का मतलब है कि बड़ी अमाउंट का डिमांड करता है। तो वैसे ही अगर हम बात करें कि जब कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ को यदि आवेश दे रहा है या वहां से इलेक्ट्रॉन कूदकर दूसरे पर जाते हैं, तो वो जो एक्सेप्ट करने वाला होता है वो सभी यूनिट को एक्सेप्ट नहीं करता, एक डिस्क्रीट यूनिट को एक्सेप्ट करता है। और डिस्क्रीट यूनिट को एक्सेप्ट करना, यह प्रक्रिया कहलाती है क्वांटाइजेशन, अर्थात आवेशों का क्वांटीकरण। अब रही बात कि आवेशों का क्वांटीकरण जब होता है, तो मेरा मित्र तो अधिक धन चाह रहा था, लेकिन आवेशों का जब क्वांटीकरण होता है तो आवेश कहता है, दूसरा पिंड कहता है मत कुछ दो, छोटा सा आवेश दे दो। अर्थात कि सबसे छोटा आवेश एक इलेक्ट्रॉन के तुल्य आवेश स्थानांतरित करो, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन को आधा, पौना, तिहाई, दुगना, मतलब कि डेढ़ा में नहीं चाहिए, मतलब कि होल नंबर चाहिए। तो यहां पर हम कुछ बातें लिखेंगे कि जब कोई, यहां पर इतना समझाने के बाद हम कुछ डेफिनेशन लिखेंगे जब एक भौतिक राशि, क्या लिखेंगे कि जब एक भौतिक राशि, जब एक भौतिक राशि सभी मानों को ग्रहण ना करे, ग्रहण ना करे, केवल डिस्क्रीट मानों को ही
ग्रहण करती है तो राशि को क्वांटीकृत कहा जाता है। तो उस राशि को क्वांटीकृत कहा जाता है। बेसिकली समझिएगा, हमने कहा कि जब एक भौतिक राशि सभी मानों को ग्रहण ना करे, केवल डिस्क्रीट मतलब विविक्त मानों को ही ग्रहण करती हो, तो राशि को क्वांटीकृत कहा जाता है। जैसे अभी हम आपको ऊपर समझाए कि ये जो है ये डोनर है, अर्थात ये दाता है। क्या है? दाता है। और ये क्या है? ग्राही है। अब दाता अमीर नहीं रहा बेटा, ग्राही अमीर है। दाता इलेक्ट्रॉन चाहे जितना देना चाहे, लेकिन ग्राही कह रहा है कि हमको एक डिस्क्रीट यूनिट चाहिए, अर्थात होल नंबर चाहिए। सभी मानों को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अर्थात इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे कि आवेशों का क्वांटीकरण या आवेशों का क्वांटीकृत हो जाना। लेकिन यहीं पर हम बोलेंगे कि वो कौन सा आवेश लेगा, तो हम कहेंगे, नोट पॉइंट में लिख रहे हैं कि न्यूनतम आवेश, न्यूनतम आवेश 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। न्यूनतम आवेश 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम बराबर क्या है? मतलब एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। अर्थात वस्तु पर आवेश का मान, वस्तु पर आवेश का मान मूल आवेश इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मूल आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। ये तो पूरी डेफिनेशन हो गई। लेकिन इसकी फॉर्मूला की बात करें, जैसे हमने कहा कि जब किसी को दे रहे हो तो सभी बातों को एक्सेप्ट ना करें, सभी मानों को एक्सेप्ट ना करें, एक पूरी बात को एक्सेप्ट करें, अर्थात पूरी मानों को एक्सेप्ट करें। तो वहां पर बोलेंगे कि उस भाषाओं में, या बोले कि वहां पर जो भौतिक राशि है, वहां पर राशियों का या जो दिया गया है उसका क्वांटीकृत हो गया है। अगर आवेश की बात चले तो हम बोलेंगे आवेश के लिए क्वांटीकृत होने के लिए तो हम बोलेंगे Q बराबर NE। इस लाइन से देखिएगा, जैसे हमने कहा कि न्यूनतम आवेश 1.6 10 की पावर -19 कूलाम होता है। अर्थात वस्तु पर आवेश का मान मूल आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। जो वस्तु पर आवेश का मान है, वो आवेश का मान कितना आवेश उपस्थित है, वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होगा। अर्थात कितना दिया जाएगा वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होगा। और यहां पर बाबू जो n है ये नंबर है। क्या है? नंबर, जो संख्या है। संख्या कैसी हो सकती है? संख्या हो सकती है 1 2 3 4, मतलब क्या? होल नंबर। क्या बोलेंगे? होल नंबर। कभी भी ये n बराबर 2/3 या ±1.7 या 10 की पावर -15 नंबर नहीं एक्सेप्ट करता। ठीक है। और इस प्रकार से यदि आप कहोगे कि किसी भी पिंड पर कितना आवेश उपस्थित है, आवेश का उपस्थित होने की प्रक्रिया आप बताओगे Q बराबर NE से। N का मतलब हो गया कि कितना उस पर उपस्थित है संख्या में। क्या? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है कि मूल आवेश, या बोलेंगे बाबू कि जो मूल आवेश इलेक्ट्रॉन है वो संख्या की क्या होगी? पूर्ण गुणज। अर्थात यही क्या कहलाएगा? आवेश। और इस आवेशों का एक दूसरे पर स्थानांतरण या क्या होना?
कि आवेश एक पिंड से दूसरे पिंड पर जाना कहलाता है क्वांटीकृत, अर्थात कि कुछ नंबरों का क्वांटीकृत होना कहलाता है आवेशों का क्वांटीकरण। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, अब यहीं पर मेरे पास एक सवाल आता है कि ये पढ़ाने के बाद मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि क्यों ना बच्चों से कुछ क्वेश्चंस करा लिए जाए। अब वो क्वेश्चंस क्या हैं? प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं एक दो, जो कि हम पहला क्वेश्चन यहां पर रखेंगे आपके सामने। क्वेश्चन ये है कि किसी धातु, क्या है कि किसी धातु के गोले को 2 कूलाम से धनावेशित, 2 कूलाम से धनावेशित करने में उससे कितने इलेक्ट्रॉन त्याग कराने होंगे? मान लो एक क्वेश्चन हम आपको दिए हैं, कह रहे हैं किसी धातु के गोले अगर 2 कूलाम से धनावेशित करना हो तो धनावेशित करने में उससे कितने इलेक्ट्रॉन त्याग करने होंगे, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन वो त्याग करेगा कि क्या हो जाएगा कि वो धातु जो है, धातु का गोला वो 2 कूलाम के आवेश से धनावेशित हो जाएगा। तो अब तो ये क्वेश्चन हो गया कि क्वेश्चन ये है कि यहां पर जो गिवन है वो सॉल्यूशन जब लिखेंगे तो गिवन क्या है? क्यू का मान दिया है 2 कूलाम, है ना, 2 कूलाम, और उससे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन त्याग करा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम, है ना, कूलाम। अब कितना इलेक्ट्रॉन त्याग करना होगा, मतलब n का मान पूछ रखा है। अब हम कहें कि यहां पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के फॉर्मूला से Q बराबर NE लगा दिया जाए और लगा के हम कहें कि सॉल्व कर दो, तो आप कहोगे सर आसान तो है, तो N बराबर हो जाएगा Q/E। कोई दिक्कत नहीं है। कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होगा, जैसे कि हम कह रहे हैं कि यहां पर मान लो कि ये mg है, ये mg है, ये उदासीन है, हम चाह रहे हैं कि mg के ऊपर +2 आ जाए, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन को निकालेगा कि इसके ऊपर क्या हो जाए, +2 का आवेश आ जाए। तो अगर हम कहें कि +2 कूलाम का आवेश आने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन निकाला होगा, संख्या में बताइए। तो n बराबर Q का मान दे रखा है 2 और E का मान होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। अच्छा, दोनों देखो कूलाम कूलाम है, तो कूलाम 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 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां पर ये संख्या हो जाएगी, तो संख्या क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के रूप में निकल के आएगा। तो क्या लिखेंगे यहां पर, जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n बराबर 2/1.6 है, तो नियर अबाउट आएगा 1.25 गुणे 10 की पावर -19। माइनस हो जाएगा ऊपर तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +19, ठीक है ना। माइनस हो जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा, +19, क्या है, कूलाम, क्या हो जाएगा, इतना कूलाम जो है कि इलेक्ट्रॉन यहां से, कूलाम तो रहेगा नहीं ना, यहां पर क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन यहां से क्या होना चाहिए, निकलेगा, तब जाकर इस पर क्या हो जाएगा, इस पिंड पर 2 कूलाम का आवेश आएगा। तो यहां पर इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन पूछे आते हैं और ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करना होता है। कोई दिक्कत नहीं बाबू, समझ में आ रही मेरी बात, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बेसिकली आपको एक एक चीज समझते हुए चलना है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो है वो हमारा टॉपिक है बाबू, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। क्या बोलेंगे कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मतलब कि आवेशन की प्रक्रिया। चार्जिंग क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, आवेशन की प्रक्रिया, आवेशन की प्रक्रिया, आवेशन की प्रक्रिया। तो जो आवेशन की प्रक्रिया की बात करते हैं, तो आवेशों की प्रक्रिया 3 प्रकार से की जाती है, अर्थात किसी भी पिंड को 3 प्रकार से आवेशित की जा सकती है। पहला जो है बाबू, पहला जो हम क्लास 11th की बात करते हैं वो है फ्रिक्शन। क्या है, फ्रिक्शन, अर्थात कि घर्षण द्वारा किसी भी पिंड को क्या कर लेंगे, आवेशित कर लेंगे। और दूसरा क्या है, स्थिर विद्युत प्रेरण द्वारा, अर्थात कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक
इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, जो हम हिंदी में बोलेंगे स्थिर वैद्युत प्रेरण, स्थिर विद्युत प्रेरण के द्वारा हम क्या करेंगे कि किसी भी अनावेशित चालक को आवेशित कर देंगे। और तीसरा क्या है बाबू, चालन। चालन का इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्शन। क्या बोलते हैं? कंडक्शन। हिंदी में बोलते हैं चालन। कि चालन प्रक्रिया द्वारा भी हम किसी पिंड को जो आवेशित अनावेशित चालक है या अनावेशित पिंड है उसको क्या कर देंगे? आवेशित कर देंगे। तो फ्रिक्शन का मतलब होता है कि ऐसे करके आप ऐसा रब किए और रब करने के बाद आप एक छोटे से कागज के टुकड़े में उठाइए तो कागज का टुकड़ा क्या हो जाएगा कि वहां पर आवेशित हो जाएगा। कागज का टुकड़ा आवेशित नहीं हुआ है, आवेशित हुआ है आपका पेन। और रेशम या कपड़ा जो है, कागज का टुकड़ा क्या होता है? ऋणावेशित हो जाता है। और ये जो पेन है, ये पेन कैसा होता है? धनावेशित होता है। तो धनावेशित और ऋणावेशित के बीच में क्या होता है कि जब वो देखते हो आप ऐसे उठाओगे तो चिपक जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम किसी चीज को घर्षण करके, घर्षित करके उसमें आवेश को पैदा कर सकते हैं, या दूसरी बात कि प्रेरण के द्वारा उसमें आवेश लाया जा सकता है। और तीसरा क्या है कि चालन द्वारा आवेश हम मतलब कि किसी अनावेशित या बोले कि जो जिस पर आवेश नहीं है उसको आवेशित किया जा सकता है। तो ये तो प्रक्रिया है मेथड ऑफ चार्जिंग को। इसको विधिवत रूप से देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो आज की क्लास कितनी % आपको समझ में आई, ये पूरा देखने के बाद आप एक कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमको यहां तक पूरी बातें समझ में आ गई। जहां नहीं समझ में आ रही है वहां भी बताओ कि सर यहां पर हमको थोड़ी बहुत कमियां लग रही है, थोड़ा हेल्प और मिल सकता है क्या, तो और बेहतर तरीके से आपको हम वहां पर समझाकर आगे बढ़ेंगे। तो इतनी सब बातों से हम लोग क्या सीखते हैं कि आज हमने पूरा फिजिक्स का जो बेसिक चीज है वो क्या क्या पढ़ लिया हमने। तो पहला पढ़ा हमने कि जो है कि किसी पिंड पर आवेश कैसे होंगे, कहां स्थित होंगे। फिर उसके बाद हमने कहा कि आवेशों का वितरण कैसा होगा। फिर आवेशों के वितरण पढ़ने के बाद हमने कहा कि आवेशों पर जो है कि क्वांटाइजेशन कैसा होगा, मतलब चार्जों का मतलब आवेश क्वांटीकृत कैसे होंगे, ठीक है। और तीसरा बात हमने पढ़ा कि मेथड ऑफ चार्जिंग, मतलब कि आवेशों की जो है कि आवेशन की प्रक्रिया, मतलब कि पदार्थ की आवेशन की प्रक्रिया। तो इन सब चीजों को हमने आज यहां पर देखा, जबकि यहां पर आवेशन की प्रक्रिया को विधिवत और पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। सो थैंक यू।